जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चांगशाओ ने लोगों के डाउट क्लियर करने के लिए मून पैलेस की फेरी से ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग के जरिए मुलाकात की, मगर उसे पता चलता है कि ये बंदी रियल फेरी ना होकर उसका अवतार फॉर्म है। इसलिए चांगशाओ ने भी अपनी एक पेपरमैन रियल फेरी को ढूंढने के लिए लगवा दी, मगर उसे फेरी ने देख लिया था, जिसके चलते चांगशाओ और उस फेरी के दरमियान एकदम मस्त लड़कियों वाली लातों मुक्कों की फाइट हुई, जिसमें चांगशाओ ने फेरी को हरा दिया था। और अब इस फाइट के बाद चांगशाओ ने फेरी के उसके लवर डाई से मुलाकात करवाई ताकि वो डाई को अवेकन कर पाए। तो फेरी भी अपने अजीब से डांसिंग मूव से उसे जगाने की कोशिश करती है, मगर सीनियर डाई उसे जरा भी घास नहीं डालता, बल्कि यहाँ पर तो शाओलिंग ने ही बाजी मार ली। उसकी डांस मूव देखते ही सीनियर डाई थोड़ा सा होश में आ गए थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर सीनियर डाई शाओलिंग को आयरन हैमर बुला रही थे। चांगशाओ तो ये वर्ड सुनकर ही काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो कहता है कि यहाँ की सिचुएशन कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट हो रही, इसलिए वो फेरी जाई से पूछता है कि आखिर सीनियर डाई आपको आयरन हैमर क्यों बोल रहे हैं, जिस पर फेरी जवाब देती हुए कहने लगी कि तुमने हम दोनों की कहानी बस एंशिएंट बुक में पढ़ी होगी, लेकिन सच्चाई तो उस कहानी से काफी ज्यादा अलग है। दरअसल सीनियर डाई और मैं काफी अच्छे दोस्त थे और उस वक्त एंशिएंट विच क्लैन में फीमेल जनरल्स को आयरन हैमर बुलाया जाता था। तो उसी जनरल की सीनियर डाई से विच क्लैन की प्रेयर के दरमियान मुलाकात हुई और एक ही डांस में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। सीनियर डाई आयरन हैमर से कुछ ही दिनों बाद शादी करने वाले थे, मगर उसी वक्त डीमंस ने विच क्लैन के साथ जंग छेड़ दी। तो डीमंस के साथ फाइट करते हुए उसी बैटल में आयरन हैमर मारी गई, जिसके चलते सीनियर डाई ने अपने प्यार को हमेशा के लिए खो दिया। उसके बाद डीमंस का कंट्रोल इस दुनिया पर पूरी तरह से डोमिनेट करने लगा। तो डीमंस की बढ़ती हुई पावर को रोकना जरूरी हो गया, इसलिए ह्यूमंस और विचेस क्लैन ने एक साथ अपनी फोर्सेस ज्वाइन की ताकि वो मिलकर डीमन क्लैन को हरा पाए। मगर विचेस और ह्यूमंस के आपस में बिल्कुल भी नहीं जमती थी, उन्हें एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं था। उन्हें लगता था कि उन पर कभी भी हमला हो सकता है। तो इन दोनों का एक दूसरे पर के ट्रस्ट को बढ़ाने का बस एक ही जरिया बच गया था, जो कि है मैरिज। विच क्लैन के एंसेस्टर ने डाई के लिए मेरी बात पक्की कर दी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर एक ह्यूमन उनकी फेरी बन जाएगी तो शायद इन दोनों के क्लैंस के रिलेशन सुधर सकते हैं। तो इसी वजह से मेरी और सीनियर डाई की शादी हो गई, मगर हम दोनों में कोई प्यार नहीं था, बल्कि हम अच्छे दोस्त बन गए। भले लोग हमारे बारे में काफी सारी अफवाहें फैलाते रहे कि मैं ही डाई का सच्चा प्यार थी, मगर हकीकत उससे काफी ज्यादा अलग है। डाई और मैं बस अच्छे दोस्त थे और हमने दोनों क्लान्स में समझौता करने की खातिर ही शादी की। इसलिए तो डाई मुझे फिलहाल पहचान नहीं पा रहा, क्योंकि वो आज भी आयरन हैमर से ही प्यार करता है। और उतने में उन दोनों को सीनियर डाई की आवाज आई। वो तो शाओलिंग पर काफी ज्यादा भड़क गए थे। दरअसल उन्होंने पहचान लिया था कि ये उनके आयरन हैमर नहीं है। वो कहते हैं कि तुम तो कोई और हो, जाओ जल्दी जाकर मेरे आयरन हैमर को यहाँ लेकर आओ। ये सुनकर तो शाओलिंग को भी टेंशन आ गया। इधर डाई फ्रस्ट्रेट होकर कहने लगी कि शायद अब मेरा विच क्लैन एग्जिस्ट नहीं करता, मेरा क्लैन उन डीमंस के हाथों मारा जा चुका है और अब गुस्से की वजह से उनकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगी थी, जो कि विच क्लैन के ओरिजिन की पावर है, यानी कि काफी ज्यादा स्पेशल थी। तो अब सीनियर डाई को शांत करने के लिए चांगशाओ उन्हें बताने लगा कि अब यहाँ पर डीमंस का राज नहीं है, डीमंस तो ये जंग कब के हार चुके। साथ ही विच क्लैन की सीनियर हाउटो ने इस दुनिया को पूरी तरह से प्रिजर्व किया। तो आपके विच क्लैन की ब्लड लाइन बुझाऊ कॉन्टिनेंट में काफी अच्छे से ग्रो कर रही है, इसलिए आप उनका बिल्कुल टेंशन मत लो। भले विच क्लैन अब पहले जैसा प्रॉस्परस और पावरफुल नहीं है, मगर आपकी विच ब्लड लाइन महफूज है और मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं चाहिए। तो फेरी जाई भी उनसे बात करने की कोशिश करने लगी। वो सीनियर डाई को बताती है कि विच ये सब सेफ है और इस बार सीनियर डाई ने भी उन्हें पहचान लिया था। फेरी की आवाज सुनते ही सीनियर डाई को उनके पुराने दिन याद आने लगे। उन्हें अब अपनी असली पहचान नजर आई, साथ ही साथ उनका कॉन्शियस माइंड भी अवेकन हो गया, जिसके बाद वो फेरी जाई को अपने सामने देख पाते हैं। वो तो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वहीं पर जाई भी रोते हुए उन्हें बता रही थी कि हम लगभग 10,000 सालों बाद मिल रहे हैं, क्या तुमने मुझे जरा भी मिस नहीं किया? जिस पर डाई के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उनकी सोल को डीमंस ने हजारों सालों तक टॉर्चर किया है। वो मायूस होकर कहने लगे कि पता नहीं मेरे जाने के बाद तुम्हारे साथ उन लोगों ने कैसा बर्ताव किया होगा। साथ ही वो एक बंदे के बारे में फेरी से पूछने लगे। वो कहते क्या तुम्हें वो पर्सन मिल गया है? जिस पर फेरी कहती ना, अभी तक मैं उस बंदे को ढूंढ नहीं पाई, लेकिन जिंदगी काफी ज्यादा लंबी है, तो आज न कल वो मुझे मिल ही जाएगा। तो अब सीनियर डाई उन्हें बताने लगा कि मैंने अपनी लाइफ में न जाने कितनी ही बैटल्स में हिस्सा लिया होगा और देखा जाए तो मैंने बैटल फील्ड पर ही मर जाना चाहिए था, लेकिन मेरी सोल डीमन
क्लैन के हाथ लग गई। उन्होंने तो मरने के बाद भी मेरी सोल को काफी ज्यादा टॉर्चर किया। लगभग 10,000 सालों से मुझे खुद ही पता नहीं कि मैं हूँ कौन। मैं हर पल कंफ्यूजन में गुजारता रहा। मैं सोचता था कि पता नहीं मेरा ओरिजिन क्या है, मैं जिंदा हूँ या फिर मर चुका हूँ। लेकिन आज इतने सालों के बाद मैं पूरी तरह से अवेकन हो गया। तो अब मुझे इस दुनिया को अलविदा कहना होगा। शायद मेरी आयरन हैमर अभी भी मेरा इंतजार कर रही होगी और अब उनके अवेकन होते ही उनकी सोल अपने आप वहाँ से मुक्त हो गई। तो इस तरह से चांगशाओ ने सीनियर डाई को आजाद करने का मिशन पूरा कर दिया था। वो उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा, तो वो सब आपकी कुर्बानी की वजह से है। आपने डीमंस के साथ कई सारे बैटल्स करके इस दुनिया को तबाह होने से बचा लिया। तो सीनियर डाई ने भी चांगशाओ के लिए उस गोड में एक तोहफा रखा था, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब सीनियर डाई की सोल को ड्रैगन प्रिंस यांजी ने भी देख लिया। उसे समझ आ गया था कि शायद इसी मकसद से चांगशाओ मून पैलेस आया होगा। वहीं पर चांगशाओ भी फेरी जाई का शुक्रिया अदा करने लगा, क्योंकि सीनियर डाई के गुस्से को शांत करने में उन्होंने मदद की थी। जिस पर फेरी कहती कि थैंक्स तुमने नहीं बल्कि मैंने बोलना चाहिए, तुम्हारी ही वजह से डाई को मुक्ति मिल गई। तुम्हारी एबिलिटीज को देखकर एक बात तो मेरे समझ आ गई कि मेरे एक काम में तुम मेरी मदद कर सकते हो। दरअसल मैं एक पर्सन को ढूंढना चाहती हूँ, तो क्या तुम उस काम में मेरी हेल्प करोगे? जो सुनते ही चांगशाओ सोचता है ये लो, एक काम हुआ नहीं कि दूसरा आ गया। अब चांगशाओ और यांजी मून पैलेस को अलविदा कहकर वहाँ से निकल पड़े और ये बात लाइव ब्रॉडकास्ट देखने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वो कहते कि हमें तो मून पैलेस फेरी का रियल फॉर्म भी देखने को नहीं मिला। खैर शायद अब ये मौका हमें दोबारा से मिलेगा भी नहीं। इधर चांगशाओ सोचता है कि डीमन क्लैन के डिस्ट्रक्शन के बाद विचेस और ह्यूमंस ट्राइब में जंग शुरू हो गई थी। इन्हें संभालने वाला सीनियर डाई भी मारा गया, तो इसका उनकी वाइफ जाई पर बहुत बुरा असर हुआ होगा। उस वक्त मून फेरी को समझ नहीं आया कि उन्होंने इंसानों का साथ देना चाहिए या फिर विचेस का, और शायद इसी वजह से वो मून पैलेस में जाकर सेटल हो गई। तब से लेकर आज तक वो कभी मून पैलेस से बाहर ही नहीं आई। जिसके बाद हमें शाओकिंग पिक का सीन दिखाया गया, जहाँ पर चांगशाओ अपने गोड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और इस बार वो गोड भी उसके ऑर्डर्स को फॉलो करता है। उस गोड ने तो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए वहाँ बहने वाली झील में एक दरार बना दी। तब तक वहाँ पर सीनियर बाइजी भी आ जाते हैं। वो चांगशाओ से कहने लगे कि तुमने डाई को आजाद करके बहुत अच्छा काम किया है, और देखो तो सीनियर डाई ने भी तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए इस गोड में अपनी विच क्लैन की पावर का ओरिजिन छोड़ दिया, ताकि तुम इस पावर का यूज कर पाओ। और गाइस यही ओरिजिन की पावर सीनियर डाई की तरफ से चांगशाओ के लिए तोहफा थी। सीनियर बाई से कहते हैं कि अब तुम इस पावर का यूज करते हुए इस गोड में मौजूद इमॉर्टल स्लिंग नाइफ को आसानी से काबू कर पाओगे। तुम्हारे पास एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर आ चुका है, जिससे तुम किसी भी इमॉर्टल को आसानी से खत्म कर पाओगे। वैसे तुमने तो इस कामयाबी के लिए खुश होना चाहिए, मगर तुम्हारे मुंह पे तो 12 बजे हैं। तो क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? जिस पर चांगशाओ कहने लगा कि सीनियर डाई और मेरे कर्मा अलग अलग हैं, मगर अब उन्होंने मुझ पर सीनियर जाई के फ्यूचर की जिम्मेदारी डाल दी है। मुझे उनकी मदद करनी होगी। और अब हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फेरी जाई ने चांगशाओ से मदद मांगी थी। वो कहती है कि तुम्हें मेरे लिए एक पर्सन को ढूंढना होगा, मगर वो बंदा कौन है ये मैं खुद भी नहीं जानती। ऐसा लगता है कि उस शख्स की सारी मेमोरीज को मेरे माइंड से मिटा दिया हो। मैंने उस बंदे के बारे में काफी कुछ याद करने की कोशिश की, मगर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं उस बंदे के बारे में सब कुछ भूल कैसे गई। ये सुनते ही चांगशाओ को तुरंत ही वे ऑफ हेवन पर शक आ गया। दरअसल वे ऑफ हेवन जब भी किसी को करेक्ट करता है वो उस पर्सन की कुछ मेमोरीज को इरेज कर देते हैं, मगर चांगशाओ को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर फेरी ने ऐसा क्या किया कि वे ऑफ हेवन को इसे करेक्ट करना पड़ गया। फेरी उसे बता रही थी कि उस पर्सन ने कही बस एक ही बात मेरे दिमाग में है। उन्होंने मुझे बोला था कि अगर तुम इस कोल्ड प्लेस में हमेशा के लिए कैद नहीं रहना चाहती तो जाकर फाइट करो। एटलीस्ट तुमने खुद के लिए फाइट बैक करनी चाहिए, वरना तुम हमेशा के लिए अकेली हो जाओगी। मैं चाहता हूँ कि तुम एक केयर फ्री इमॉर्टल बनो। और इतना कहने के बाद वो पर्सन वहाँ से चले गए। इस मेमोरी के अलावा मुझे और कुछ भी याद नहीं। मेरे फादर ने मुझे बताया था कि मैं हजारों सालों तक डीप स्लीप में थी, मगर मुझे लगता है कि मेरे फादर ने मुझसे झूठ बोला। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो बंदा मेरा मास्टर होगा। ये सुनकर चांगशाओ सोचता है कि वो बंदा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता था, और फिर वे ऑफ हेवन ने जाई को करेक्ट किया। वेल फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना तो बस सेंट टाइचिंग ही जानते हैं। उसी वक्त चांगशाओ को मैसेज मिला कि उसे सेंट टाइचिंग के पैलेस से बुलावा आया है। तो चांगशाओ को लगा कि शायद वे ऑफ हेवन उस पर नजर रखे हुए था। वे ऑफ हेवन नहीं चाहता कि चांगशाओ उस बंदे को ढूंढ निकाले। तो अब चांगशाओ सेंट टाइचिंग से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। जो देख लिनशाओ कह रही थी कि आप तो एकदम दूल्हे जैसे रेडी हो गए। पहले भी आप काफी सारे पावरफुल इमॉर्टल से मिलने जा चुके हो, मगर तब तो इतने सीरियस कभी नहीं थे। तो चांगशाओ से बताता है कि सेंट टाइचिंग ने उसे टाइचिंग टेम्पल में समन किया है, इसलिए मैं थोड़ा सा चकाचक होकर उनके सामने जाना चाहता
हूँ। लिनशा तो टाइचिंग टेम्पल का नाम सुनते ही शॉक हो गई। वो कह रही थी सीनियर, मैंने तो सुना है कि टाइचिंग टेम्पल काफी ज्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल है। वहाँ पर तो महान सिंह जुयान के अलावा और किसी को एंट्री भी नहीं। इधर चांगशाओ भी टाइचिंग टेम्पल जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। वो सोचता है कि सेन टाइचिंग से बात करते हुए वो फेरी जाई के बारे में भी उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करेगा। तब चांगशाओ अपने मास्टर युआन की ग्रेव के सामने इंसेंस स्टिक जलाकर उन्हें बताने लगा कि आज मुझे कुछ जरूरी काम से शॉकिंग पीक से जाना होगा, लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत होना, यहाँ पर सीनियर बाइजे है और वो हमारे लिनशाओ का ध्यान रखेंगे। जिसके बाद वो लिनशाओ को गुड बाय बोलकर वहाँ से रवाना हो गया। अब वहाँ से दूर आते ही सेंट टाइचिंग ने दिया हुआ पगोड़ा चांगशाओ से बात करने के लिए बाहर आ जाता है। वो चांगशाओ को सेंट के टेम्पल के बारे में बता रहा था। वो बताता है कि उनका टेम्पल वॉइड हेवन के पास है और मुझे नहीं लगता कि तुम इन छुटकुले क्लाउड्स के ऊपर कभी जा पाओगे। तुम्हारा स्पीड तो एकदम ही स्लो है, पता नहीं तुम्हें वाटर गॉड क्यों बनाया। चांगशाओ देखता है कि पगोड़ा तो उसका मजाक उड़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता, इसलिए उसने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी। और फिर क्या, उसकी स्पीड देखते ही पगोड़ा की चीखें निकलने लगी। और फिर थोड़ी देर में ये लोग स्काई कर्टन के पास पहुंच चुके थे। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग स्काई एंड अर्थ ने अपनी एनर्जीज को ओपन करके स्काई कर्टन को बनाया था। वहाँ पर ढेर सारे सी क्रीचर्स थे जिन्हें वर्ल्ड स्काई में फ्लाई करते हुए देखकर चांगशाओ काफी ज्यादा खुश हो गया। दरअसल स्काई कर्टन इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। स्काई के बाहर था सी ऑफ केओस, जहाँ पर बहुत ही खतरनाक शेप शिफ्टिंग डीमंस का राज है। चांगशाओ तो इस सी ऑफ केओस के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। उसे ये जानना है कि उन डीमंस के दरमियान कोई ह्यूमन रेस होगी या नहीं। उतने में ही वहाँ पर सेंट टाइचिंग की डायग्राम एक्टिवेट होकर वहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर देती है, जिसमें एंटर करते ही चांगशाओ स्काई कर्टन से सीधा वॉइड हेवन में पहुँच गया था। पगोड़ा उससे कहता है, जनाब तुम तो टाइचिंग टेम्पल देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावले हो रहे। जिस पर चांगशाओ बताने लगा कि ये टेम्पल देखने की कई सारे लोगों की ख्वाहिश है, मगर किस्मत से ये मौका मुझे मिला। मैं तो बस इमेजिन करता था कि ये टेम्पल दिखता कैसे होगा, और आज इसे देख के लग रहा है कि ये मेरे इमेजिनेशन से भी सुंदर है। तभी पगोड़ा उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देने लगा। वो कहता है कि मेरे बॉस टाइचिंग को चिपकू और शोर मचाने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, साथ ही उन्हें ज्यादा तारीफें करने वाले लोग भी अच्छे नहीं लगते, इसलिए टेम्पल की खूबसूरती को लेकर उन्हें ज्यादा मस्का मत मारना। और उसी वक्त चांगशाओ अपने आप उस टेम्पल में पहुंच गया जहाँ पर सेंट टाइचिंग कल्टीवेशन में बैठे हुए थे, इसलिए चांगशाओ जल्दी से जाकर उनके सामने घुटने टेक कर उन्हें ग्रीट करता है। तो सेंट टाइचिंग उससे कहते, उठ जाओ चांगशाओ। यहाँ पर उन्होंने अपने माइंड पावर का यूज करके चांगशाओ से बात की थी, जिससे ये बात साबित हो गई कि इस बंदे को शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब तो ये दोनों आमने सामने बैठकर ही चैटिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर चांगशाओ की उनके सामने बैठने के बाद ही सेंट टाइचिंग बिल्कुल खामोश हो गए। चांगशाओ भी ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो सोच रहा था कि सेंट टाइचिंग ने मुझे मिलने बुलाया, मगर ये तो कुछ भी बात नहीं कर रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि सेंट मेरे सब्र का इंतहा लेना चाहते हो। मेरे ख्याल से यही रीजन हो सकता है। इसलिए बेचारा चांगशाओ भी चुपचाप से वहाँ पर बैठ गया। उसके मुंह पर तो ऐसे एक्सप्रेशन थे मानो वो किसी की मौत का मातम मना रहा। अब ऐसे ही 3 दिन बीत गए और फिर देखते ही देखते 15 दिन गुजर गए। चांगशाओ तो अब उस जगह पर बैठ कर ही पक गया था, इसलिए वो मास्टर के साथ चैटिंग शुरू करने लगा। मगर उसी वक्त चांगशाओ ने देखा कि सेंट टाइचिंग की उंगली हिल गई है। वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर दिल में ही कहने लगा कि अरे वाह, फाइनली मास्टर की उंगली हिल गई। शायद अब थोड़ी देर में मास्टर अपना मुंह भी चलाएंगे। और उसी वक्त वहाँ पर एक स्पेस क्रैक ओपन होकर उसमें से एक ऑब्जेक्ट नीचे आ जाता है। उस ऑब्जेक्ट पर कुछ टेक्निक लिखी हुई थी, तो चांगशाओ को आइडिया होने लगी कि मास्टर उसे कुछ सिखाना चाहते हैं। वेल, चांगशाओ तो इस टाओ नॉलेज को सीखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। वो देखता है कि उस ऑब्जेक्ट में इनफाइनाइट डाओ एसेंस है, तो शायद सेंट टाइचिंग उसे डाओ की कुछ मेथड सिखाने वाले थे। और उसी वक्त सेंट टाइचिंग ने चांगशाओ से एक सवाल पूछा कि बताओ तुम्हें जाई टाओइज्म की युनशाओ कैसे लगती है। तो चांगशाओ ने बताने लगा कि युनशाओ के पास प्रोफाउंड कल्टीवेशन है, साथ ही साथ उसके ग्रेट प्रिंसिपल्स को समझने की अंडरस्टैंडिंग भी कमाल की है। अगर मुझे कोई दिक्कत हो तो मैं उनसे सलाह करता हूँ, और यकीन माने उनसे बात करके मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। तभी सेंट टाइचिंग चांगशाओ से कहते हैं कि मच्छरों की रानी कांगपिंग अगर गोल्डन लोटस को डिस्ट्रॉय कर पाई तो मैं उसे भी टीचिंग ज्वाइन करने का मौका देना चाहूंगा। साथ ही साथ तुम्हारा वेस्ट में रहने वाला पीकॉक कांगशान भी मेरी टीचिंग को ज्वाइन कर सकता है। ये सब सुनने के बाद चांगशाओ सोचने लगा कि मास्टर ने जरूर से कैटास्ट्रॉफी से बचने का कोई रास्ता ढूंढ निकाला होगा, मगर कांगशुन को ज्वाइन क्यों करवाना चाहते। कांगशुन को तो वे ऑफ हेवन ने करेक्ट किया था, इसलिए वो सेंट टाइचिंग को बताने लगा कि कांगशान को हमारी ह्यूमन टीचिंग में ज्वाइन करवाने के लिए शायद हमें महान सेंट जुयान की मदद लेनी पड़ेगी। वो बंदा महान सेंट जुयान के अलावा और किसी की नहीं सुनता, लेकिन महान सेंट जुयान को भी किसी को मनाने का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। मगर फिर भी मैं आपसे प्रॉमिस करता
हूँ कि आपकी टीचिंग को ज्वाइन करवाने में मैं इन सभी लोगों को कन्विंस कर लूंगा। अब ये टॉपिक खत्म होते ही सेन टाइचिंग ने दोबारा से अपनी आंखें बंद कर ली। चांगशाओ को तो ये देखकर ही चक्कर आ रहे थे। वो सोचता है कि पता नहीं अभी दोबारा बात कब करेंगे। 15 दिनों के बाद तो इन्होंने अपना मुंह खोला था, तो शायद अगले राउंड में तो ये 1 महीने तक बात नहीं करने वाले। इसलिए चांगशाओ भी घोड़े बेचकर सोने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी उसे सेंट की आवाज आई। वो चांगशाओ से कह रही थी कि अब जल्दी गॉड्स क्रिएशन के बारे में डिस्कशन होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि तब तुम मेरे साथ चलो। उनके साथ जाने के लिए तो चांगशाओ तुरंत ही राजी हो गया। साथ ही वो सेंट टाइचिंग से कह रहा था कि मेरे पास एक न्यूज है, पता नहीं ये हमारे डाओ ऑफ हेवन की तरफ से वार्निंग है या कुछ और। जिस पर सेंट टाइचिंग कहते कि ऑफ कोर्स ये एक वार्निंग है, तुम्हें जरूरत से कुछ ज्यादा ही पता चल गया है, और ये बात भले ही मुझे अच्छी लगती हो मगर डाओ ऑफ हेवन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर तुम ग्रेट कैटास्ट्रोफे में ज्यादा इन्वॉल्व होते जाओगे तो डाओ ऑफ हेवन बड़ी आसानी से तुम्हारी तकदीर को इरेज कर देंगे। तुम्हें करेक्ट करने के लिए उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला, इसलिए तुम थोड़ा सा संभाल कर रहो। ये सारी बातें सुनने के बाद चांगशाओ इतना तो समझ गया था कि सेंट टाइचिंग उसके साथ है। चांगशाओ जैसे ही वो भी इस कैटास्ट्रोफे के इम्पैक्ट को थोड़ा सा कम करना चाहते थे, लेकिन डाओ ऑफ हेवन का दुश्मन बनने का उन्हें कोई शौक नहीं। वो चांगशाओ से कह रहे थे कि जब से तुमने हेवनली कोर्ट ज्वाइन किया तब से हेवनली कोर्ट काफी ज्यादा ग्रो हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने ग्रेट डाओ के बैलेंस को ऐसे ही बना के रखो। तुम्हारे पास ढेर सारा नॉलेज है, साथ ही साथ तुम रणनीति में भी माहिर हो, तो बेवजह खुद की गर्दन पर डाओ ऑफ हेवन की छुरियां चलवाने की कोई जरूरत नहीं। डाओ ऑफ हेवन भी ये बात अच्छे से जानते हैं कि तुम्हें उनके तरीके पसंद नहीं, मगर वो इतने पावरफुल है कि तुम कभी उनका सामना नहीं कर सकते। जिस पर चांगशाओ कहने लगा कि मैं डाओ ऑफ हेवन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि इस दुनिया में बैलेंस हो। यहाँ पर कोई हद से ज्यादा कमजोर है और कोई बहुत ज्यादा पावरफुल, तो डाओ ऑफ हेवन ने इन लिविंग बींग्स में बैलेंस बनाना चाहिए। ह्यूमन रेस और डाओ सेक्ट में कुछ रूल सेटअप किए जाने चाहिए जिनसे ह्यूमन रेस का फायदा हो, और यही वजह है कि मैं अपनी पाथ यूज करता हूँ ताकि यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट हो पाए। साथ ही साथ मेरा एक आपसे भी सवाल है, जैसा कि आपको पता ही होगा कि ज़ीफंग टाओइज्म तीनों सेक्ट में झगड़े लगवाना चाहता है, जिससे यहाँ का पीसफुल माहौल बर्बाद हो जाएगा। साथ ही साथ इसका असर हेवनली कोर्ट की ग्रोथ पर भी होने वाला है। तो मुझे बस इतना जानना है कि ज़ीफंग अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकता है। जिस पर सेंट टाइचिंग जवाब देते हैं कि सेंट्स कभी मरते नहीं। यहाँ पर वो कहना चाह रहे थे कि ज़ीफंग टाओइज्म चाहे कितनी भी प्लानिंग क्यों न करे, वो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अब सेंट टाइचिंग से मुलाकात करके चांगशाओ वापिस से शॉकिंग पीक पहुंच गया था। लिनशा तो उसका टेम्पल का एक्सपीरियंस जानने के लिए काफी ज्यादा बेताब थी। वो कहती कि आप इतने दिनों से सेंट टाइचिंग के साथ उनके टेम्पल में थे, तो जरूर से आपने उनसे काफी सारी नॉलेज की बातें सीखी होगी। तो चांगशाओ से बता देता है कि सेंट टाइचिंग ने अपने डाओ टीचिंग के लिए चांगशाओ को सिलेक्ट किया है। साथ ही साथ वो लिनशाओ को भी उनके डिसाइपल बनने का मौका देना चाहते थे। वहाँ पर चांगशाओ ने लिनशाओ को एक गिफ्ट भी शो किया, जो कि है शिप फैट वाली जेड बोतल। वो लिनशाओ को बताता है कि ये तुम्हें सेंट टाइचिंग ने गिफ्ट के तौर पर भेज दिया है, जो सुनकर तो लिनशाओ काफी ज्यादा खुश हो गई। चांगशाओ से बता रहा था कि अगली बार जब तुम्हारा किसी स्ट्रॉन्ग दुश्मन से मुकाबला होगा तब तुम बस ये बोतल उसकी तरफ पॉइंट कर देना और वो पर्सन इस बोतल में ट्रैप हो जाएगा। वेल, इस ट्रेजर को हासिल करके लिनशाओ काफी ज्यादा खुश हो गई। वो तो इस बोतल का पहला एक्सपेरिमेंट चांगशाओ पर ही कर देती है। उसने बोतल को ओपन करके चांगशाओ को उसमें ट्रैप कर दिया था, मगर थोड़ी देर में वो चांगशाओ को बाहर निकाल लेती है, वरना बाद में उसे ढेर सारी मार पड़ने वाली थी। अब चांगशाओ कहता है कि सेंट ने तुम्हें इतना प्यारा गिफ्ट दिया, अब जाओ जल्दी जाकर उनके फोटो के सामने उन्हें थैंक यू बोलो। उन्हें बताओ कि तुम कल्टीवेशन में कड़ी मेहनत करके उन्हें प्राउड करोगी। तो लिनशाओ तुरंत ही सेंट टाइचिंग के फोटो की आरती उतारने के लिए निकल पड़ी। साथ ही वो सीनियर बाइजी को थोड़ा सा जलाने के लिए अपनी बोतल शो करती है। वो कह रही थी कि आप तो इतने बड़े हो गए, मगर आपको ऐसा गिफ्ट कभी नहीं मिला, और देखो मैं इतनी छोटी होकर भी मुझे एक गिफ्ट मिल गया। अब मैं जा रही हूँ सुप्रीम सेंट से थैंक्स बोलने के लिए। हालांकि सीनियर बाइजी को इस गिफ्ट में कोई गड़बड़ी महसूस हो रही थी। वो कहते कि जरूर से ये चांगशाओ की ही कोई चाल होगी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।